चार्जेस ऑफ मशीनरी ₹10,000। ठीक है, सेम क्वेश्चन ही जा रहा है। सोचो उसमें ये भी एडजस्टमेंट रहता है तो कैसे करते? अच्छा, यानी मशीन परचेस किया तो हम तुम लोग को एक चीज बोले थे, पुट टू यूज के पहले एसेट्स पे किया गया सारा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, यानी एसेट्स को ऐड बैक करे, एसेट्स में ऐड होता है। लेकिन लोग मशीन का लिए वेजेस पेड किया इंस्टॉल करने के लिए, इंस्टॉल मैंने तो यूज हुआ नहीं अभी, पहले इंस्टॉल होगा तब ना यूज होता है, यानी यूज के पहले का खर्चा है, तो मशीन में ऐड होना चाहिए था, उन लोग किसमें इंक्लूड कर दिया? वेजेस में। तो हम लोग क्या करना है, फर्स्ट स्टेप वेजेस से लेस कर देना, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। ठीक है, 10,000 यहां से लेस कर दी, फर्स्ट एंट्री हो गया, इसका आउटर कॉलम कर दो। पहला एडजस्टमेंट वेजेस में इंक्लूड था, वहां से निकाल दी, होना किसमें चाहिए था ऐड? मशीन में, मशीन में इंस्टॉलेशन चार्ज को क्या ऐड कर, इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000। बोलो समझ में आया? अब ध्यान देना केस क्या है, अब उस पे डेप्रिसिएशन 10% दिया रहता तो क्या होता? फिर से हम वर्किंग दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ओल्ड मशीन का दाम तो 1 लाख ही था, तो उस पे 1 लाख का 10% करना है, कोई टाइम फैक्टर नहीं, 10,000 अपना अपनी जगह में सही है। न्यू मशीन का दाम कितना है? न्यू मशीन में कितना दाम था? 40 नहीं 50, क्योंकि पुट टू यूज के पहले किया गया सारा खर्चा कॉस्ट में ऐड होता है। तो 40,000 का दाम था, 10,000 उस पर खर्चा किया गया, तो उसका वैल्यू कितना हो गया? 50,000। 40 प्लस 10,000, 50,000 इंटू 10% इंटू आपका खरीदा था नया मशीन 17 को बोले थे, तो 7 8 9 10 11 12। अगर दिसंबर वाला साल है, एग्जाम का दिन, तो अपना ईयर से टाइम फैक्टर क्लोजिंग डेट से कैलकुलेट करना, 6/12। 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000, और ये इसका हाफ है, 5,000 का हाफ कितना हुआ? 2,500। तो 10,000 प्लस 2,500 कितना होता है टोटल? 12,500। ये हो गया तुम्हारा डेप्रिसिएशन। निकालने का, निकालने के बाद एडजस्टमेंट को जैसे करते थे वैसे ही करना। 12,500 जैसे निकाला, फर्स्ट एंट्री हो रहा है डेप्रिसिएशन, एसेट से लेस करना कितना? 12,500, 137,500 माइनस करना, और सेकेंड ईयर के 2 में आप 12,500। तो सोचो मशीन का लेकर डेप्रिसिएशन रिलेटेड घुमाएगा जितना, ये सारा चीज बता दिया 11। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये सागर इसमें एडजस्टमेंट कुछ भी कहीं से भी हल्का ही देगा, तुमको ज्यादा नहीं देगा, लेकिन बहुत तरह का वैरायटीज हो सकता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यदि समझोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ऐसे ही एडजस्टमेंट है कि हाँ ये लॉस है तो ये ईयर में जाएगा, ठीक है, ये इसको निकाला है तो इससे लेस होगा, ये सब चीज तुमको रेक्टिफिकेशन करते समय उस पर भी अप्लाई करना, तो यहाँ पर काम में आ जाता है। बोला है एडजस्टमेंट में क्रेडिट परचेज ₹30,000 नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिट सेल नॉट रिकॉर्डेड सिखा दिए, क्रेडिट परचेज नॉट रिकॉर्डेड हम बता रहे हैं। सिंडिकेटर कहाँ रहता है? लायबिलिटी में। परचेज अगर करते हो तो परचेज क्या हो रहा है? परचेज होने से गुड्स खरीदे तो परचेज में ऐड होता है, तो परचेज यहाँ पे बोला था गुड्स ही खरीदे, तो परचेज किया तो परचेज में ऐड होना चाहिए था, तो वो लोग रिकॉर्ड ही नहीं किया है। पहला काम परचेज में ऐड कर दें, ऐड अनरिकॉर्डेड, जैसे अनरिकॉर्डेड सेल्स था ना, अनरिकॉर्डेड परचेज कितना रुपए का था? 30,000, तो 1,50,000 आउटर कॉलम। समझ में आया? अच्छा, परचेज किए, ऐड भी कर दिया, अच्छा बात है। सेल करने से डेटर में ऐड होता है, क्योंकि जिसको हम बेचते हैं क्रेडिट में वो मेरा डेटर बोल रहा है। परचेज जिससे खरीदते हैं, जब तक हम परचेज करी সে আমার ক্রেডিটর है, ठीक है, क्योंकि उसको वो पेमेंट करना होगा, तो लायबिलिटी में रहता है क्रेडिटर, क्रेडिटर में ऐड करना क्रेडिट परचेज या अनरिकॉर्डेड परचेज 30,000 करके। सोचो ये पहले से 60,000 है, तो 90,000 बाहर। समझ में आया?
क्रेडिट सेल नॉट रिकॉर्डेड पता चल गया, सेल में ऐड, रिटर्न में ऐड। क्रेडिट परचेस नॉट रिकॉर्डेड पता चल गया, परचेस में ऐड, रिटर्न में ऐड। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव बोलकर दे दिया क्वेश्चन एडजस्टमेंट में, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड रुपीज 1000। ठीक है, तो या बट नॉट रिसीव, सॉरी बट नॉट रिसीव रुपीज 1000। देखो इसमें क्या है, पहले से कोई इंटरेस्ट है तो उसके साथ ऐड कर देना, क्योंकि नॉट रिसीव कि ड्यू है क्या एक्रूड इंटरेस्ट, लेकिन पहले से नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखना, क्योंकि इनकम है। एक्रूड इंटरेस्ट बोलकर 1000। अच्छा, ईयर के क्रेडिट साइड। ठीक है, तो अच्छा इंटरेस्ट ड्यू है, इंटरेस्ट क्या है, रिसीव वाला इनकम ड्यू है। इनकम ड्यू होना ये तुम्हारे बर्डन है, मेरा लिए तुम लोग का फीस अगर ड्यू है तो मेरा बर्डन हुआ, मेरा लिए तो बेनिफिट है, उसको पैसा को मिलेगा फ्यूचर में। तो ये एसेट्स में आता है। ये सब थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज करोगे तो सब आंसर मिलेगा। ठीक है, क्या क्रिएट हो रहा है, इनकम ड्यू है ना, खर्चा ड्यू होने से लायबिलिटी हो जाता है, तो इनकम ड्यू है तो एसेट्स हो जाता है। ठीक है, तो अब इसका डबल एंट्री समझ में आया, एक्रूड इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो अब है सोचो इंटरेस्ट तुम्हारा दिया है 10% ट्रायल बैलेंस में दिया है 10% लोन 17/2024। ठीक है, तो तुम्हारा 50,000 ऐसे ट्रायल बैलेंस में लोन दिया, तो लोन तो लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में बैठा दी। ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था, तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो खर्चा होगा, लोन लायबिलिटी अगर है तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो गया, खर्चा। इंटरेस्ट ऑन लोन तुम्हारा दिया हुआ है 2000। तो तुमको पहले वर्किंग में वेरीफाई करना होगा क्या, ये कोई एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला है, ये दोनों ही ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था। ठीक है, तो लोन दिया हुआ है 10% लोन, तो तुम इधर दिखा दिए लायबिलिटी में। इंटरेस्ट ऑन लोन 2000 दिया, तुम पीयर में 2 मिल गए। अब क्या इसमें एडजस्टमेंट है या नहीं, ये तुमको वेरीफाई करना होगा, डेट दिया है। कैसे चेक करोगे, वेरीफाई करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन होना कितना चाहिए तुमको चेक करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 का 10%, कब लिया था लोन, 17। मेरा ईयर का एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर। 17 से 31 दिसंबर कितना महीना होता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 मंथ। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट निकलने के कितना हो रहा है चेक करो। 10% अगेन एक जीरो हटा दो, 5,000 का हाफ, 6/12 में हाफ 2,500, यानी 2,500 का इंटरेस्ट होना चाहिए था। क्या 2,500 का इंटरेस्ट पीएल में दिया था, नहीं दिया था, यानी 500 रुपया आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा। इनकम ड्यू है ना, एक्सपेंस ड्यू है ना, एक्सपेंस ड्यू होने से वहां आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग 500 करके 2500। खर्चा ड्यू है तो कहाँ चल जाएगा, लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग तुम उससे भी ऐड कर सकते हो, नहीं करना इधर पर अलग से लिखा देना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। डबल एंट्री बहुत जरूरी है। अब बहुत जन क्या करता है, ये अमाउंट नहीं लिख के ये लिख देता है, ये लिख देता है, ये सब नहीं। जितना रुपया का ड्यू है वही लायबिलिटी में जाएगा, पूरा रुपया नहीं जाएगा। ठीक है, तो